हेलो स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर सेकंड वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में हमने रिलेटिव लोअरिंग जो हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ और उसका वीडियो आपको सॉल्यूशन वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले उसको आप देखिए, उसके बाद ये वाला टॉपिक समझिए। चलिए तो बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एडवांस तक जाने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्या? यानी कि इट इज अ टेम्परेचर, टेम्परेचर at which, at which vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of, to the atmospheric pressure, to the atmospheric pressure। चलिए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट यानी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारा लिक्विड जो है उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एट बॉइलिंग पॉइंट यानी एक ऐसा टेम्परेचर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की जगह पे यहाँ पे मैं सर्टेन टेम्परेचर लिख सकता हूँ। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल आना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास एक लिक्विड पड़ा हुआ है, ये है प्योर सॉल्वेंट जिसमें भरा पड़ा है। अब इसको मैं हीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं हीट करूँगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि जब अगर आप हीट करोगे तो इस पे जो वेपर है, इसमें जो वेपर है वो ज़्यादा बनेगी। अगर वेपर ज़्यादा बनेगी यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है, ये हमें पता है। चलिए तो अब ये इंक्रीज करते करते आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, वेपर प्रेशर बढ़ता गया और एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जहाँ पे आपका जो ये अंदर बनने वाला वेपर प्रेशर है वो बाहर का जो प्रेशर है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लगने वाले प्रेशर के इक्वल आ जाए तो उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल आ जाए। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट अगर रहेगा तो प्योर सॉल्वेंट में आपको पता है कि अकेले सॉल्वेंट पार्टिकल्स रहेंगे सरफेस पे, इसकी वजह से वो ज़्यादा उड़ेंगे और ज़्यादा वेपर क्रिएट करेंगे। यानी कि प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो जैसे वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा तो हमारा जो टेम्परेचर है जिस पर हमें वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है वो कम लगेगा। यानी कि समझिए आप कि एक एक हमारे पास बीकर में पानी पड़ा हुआ है जिसके अंदर ओनली पानी है, तो मुझे सिर्फ इतना ही प्रेशर देना है, जो इतना ही टेम्परेचर देना है जो उस पानी के अंदर इतनी वेपर्स क्रिएट कर दे जो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल उसको कर दे। ठीक है, दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए। पर मान लीजिए अगर उस पानी के अंदर मैं थोड़ा सा कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दूं। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करने पर क्या होगा? तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि वेपर प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि ऐसा सॉल्यूट मैंने ऐड किया है जो खुद उड़ नहीं सकता, तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? कम करेगा। यानी कि अब मुझे और टेम्परेचर चाहिए यहाँ पे उतनी वेपर्स बनाने के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर लगाए। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्योंकि कम हो रहा है इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट जिस प्रेशर पर बॉयल होता था, यानी कि हमारा वेपर प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर
जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करती थी वो कम टेम्परेचर पर करेगी, और जो सोल्यूशन है उसके लिए वो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। तो यानी कि यहाँ से एक और चीज़ पता चली कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इजी है बहुत ही समझने में कि इसमें पहले से ज़्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल्स है जो उड़ने वाले हैं, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगा सरफेस की, और सरफेस पर ये पार्टिकल बैठ गए, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो तो कम हो गए, ये खुद तो उड़ नहीं सकता और वो जो उड़ रहा है उसको भी रोक रहा है, यानी कि अब मुझे ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा यहाँ वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए। तो इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। चलिए अब समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है। चलिए, तो रिलेटिव लोअरिंग नहीं, हम समझते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर के अंदर होने वाले डिक्रीज के कारण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला इंक्रीज। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला इंक्रीमेंट। ठीक है, चलिए अब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एक्चुअल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये होता है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये होता है प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में कितना डिफरेंस आया, यानी कितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको पूछे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टीबी से, और वो इक्वल आता है किसके, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको मैं टीबी से डिनोट करता हूँ, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, उसमें से टीबी नॉट को घटा दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा आता है। टीबी का क्या है, टीबी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। टीबी नॉट क्या है, तो टीबी नॉट हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। अब देखिए ध्यान से, डेल्टा टीबी है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या आएगा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दो। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये है हमारा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ठीक, पहले से प्लॉट किया हुआ है ग्राफ मैंने, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसमें। तो टेम्परेचर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो ये है हमारा सॉल्वेंट वाला ग्राफ। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, ये अगर उसमें कोई सॉल्यूशन उसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया, अब वो सॉल्यूशन जो है ये उसका है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व, और ये है अगर और ज़्यादा सॉल्यूशन ऐड किया, और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया तो ये इसका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है। ठीक है, तो ये जो ये पॉइंट है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो P0 ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अकेले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जिसको मैं P0 से दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे सॉल्यूशन 1 इसका जो y पर यहाँ पे कट करेगा, तो y पर जो मैंने वेपर प्रेशर ले रखा है वो सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर P1 है। ठीक है, सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर क्या है यहाँ पे P2। अब देखिए ध्यान से, ये है मेरा पॉइंट 1, ठीक है, ये है मेरा पॉइंट 1, ये है मेरा पॉइंट, ये है मेरा पॉइंट नंबर 2 और ये है मेरा पॉइंट नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर डिनोट करूँ तो ये P0 यानी सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर जहाँ पे वो बॉयल हो रहा है वो T0 है। यहाँ पे इसके लिए T1 है और यहाँ पे T2 है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं P0 ग्रेटर है, पर टेम्परेचर देखिए y एक्सिस पर x एक्सिस पर ये लोअर वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि y एक्सिस पर वेपर प्रेशर तो ज़्यादा है पर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग क्या है, कम है। इसीलिए इसी ऐसे ही P2 देखिए, T1 देखिए, T1 का वेपर प्रेशर P0 से कम और P2 से ज़्यादा, पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T0 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड सॉल्यूशन देखिए, इसका जो टेम्परेचर है वो T2 है और वेपर प्रेशर P2 है, यानी कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉयल, ऐसे लिखो टेम्परेचर ऑफ बॉयल, या फिर बॉइलिंग पॉइंट ही लिख दो, बॉइलिंग पॉइंट ही लिख दो, यानी कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ मुझे एक बड़ा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए, ठीक है, और इसमें एक छोटे वाला और ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए, ठीक है, एक बड़े वाला ट्राइंगल, इसके अंदर छोटे वाला ट्राइंगल। तो फॉर, ऐसे हम लिखेंगे पहला फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन दिस कर्व, दिस कर्व यानी वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बिकम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर बहुत कम सॉल्यूट मिलाया हुआ है सॉल्यूशन में, तो ये जो ग्राफ जो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मानकर, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, एक ये वाला, ये सबसे बड़ा ट्राइंगल, कौन से वाला, ट्राइंगल ऑफ, सो वी हैव two triangles, two triangles. First triangle A, triangle A C E, triangle A C and E, triangle A C and E, and other triangle, another triangle A B D, triangle A B D, triangle A B and D। मुझे क्लियरली दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक बड़े वाला ट्राइंगल और एक उसमें छोटे वाला ट्राइंगल। अब आपको पता है मैथ, अकॉर्डिंग टू मैथ्स कि रेशियो ऑफ ए सी अपॉन ए सी, यानी कि ये लाइन अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल आएगी, ए ई अपॉन ए डी के, ए ई अपॉन ए ई के, ए ई अपॉन ए डी के, यानी कि ये वाली लाइन जो है रेशियो ऑफ ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, ये मैथ से निकलता है, आपको पता होगा, ये 10th में पढ़ाया जाता है। तो ए सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी रिप्रेजेंट करता है ए सी T2 माइनस T0 को। तो ए सी के बराबर मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T0, ठीक है, ये मेरा लास्ट पॉइंट
इसमें से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी को। ए बी कहाँ गया, ए बी है T1 एंड T0, यानी कि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय लास्ट पॉइंट T1 माइनस T0। वो किसके इक्वल आएगा, तो वो आएगा इक्वल ए ई, यानी कि ये ए ई पॉइंट यहाँ पे ये आएगा हमारा P0 माइनस P2 अपॉन सेकंड पॉइंट है हमारा ए डी, जो है P0 माइनस P1, जो है P0 माइनस P1 के इक्वल। चलिए, तो T2 माइनस T0 जिसको क्या कहते हैं, T2 माइनस T0 अभी हम पढ़ के आए, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा T2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन में T1 वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस T0 यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं डेल्टा T1 लिखूंगा। वो इक्वल आएगा P0 माइनस P2, पढ़ाया हुआ है, इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये आएगा डेल्टा P2 और ये P0 माइनस P1 ये आएगा डेल्टा P1। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए बड़े में से छोटी वैल्यू हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़े से छोटी वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसे कहते हैं इसे कहते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से मुझे क्या बात पता चली कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी फ्रॉम this from this delta T is directly proportional to delta P, means elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure। चलिए, तो हमें पता है फ्रॉम RLVP, देखिए RLVP के बिना ये प्रूव हो ही नहीं सकता। फ्रॉम RLVP P0 माइनस P of solution upon P0 will equal to WB अपॉन MB इंटू WA इंटू में MA। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे P0 को इस तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा P0 माइनस P ऑफ PAS इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, और P0 माइनस PS को क्या लिखते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू WB, यहाँ पे P0 मल्टीप्लाई होगा, P0 उस तरफ, P0 उस तरफ से इस तरफ लाया हूँ, ये P0 को इस तरफ लेकर आया हूँ मैं, तो WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA इंटू P0। अब देखिए डेल्टा P, यहाँ पे साइड इसको थोड़ा नीचे स्क्रीन करके लिख लेते हैं, यानी कि डेल्टा P फॉर सॉल्वेंट, यहाँ लिखेंगे प्योर फॉर सॉल्वेंट, हमें पता है P0 एंड मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट Ma इज कांस्टेंट। ये दो चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। P0 को तो हम मानते भी है कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है उसी को हमने लगाया था किस वाले फॉर्मूला में, कमेंट करके बताना ये P0 को किस जगह पे एज ए कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा P जो है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB इंटू MA अपॉन MA तो कांस्टेंट में ले लिया मैंने, तो यहाँ पे डेल्टा P इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, एंड डेल्टा P डेल्टा T के इक्वल, ऊपर मैंने प्रूव किया ग्राफ से, डेल्टा P डेल्टा
टी के इक्वल, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा टी, इस तरफ लिख रहा हूँ, डेल्टा टी विल इक्वल टू सॉरी, इक्वालिटी रख देते हैं, एक कांस्टेंट रख देते हैं, के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। और ये जो के है, के वो कहलाता है एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट, एकदम बिल्कुल ध्यान से वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं वो मैं डिराइव कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर जा रहा हूँ। ये है एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अभी मैंने डिराइव किया नहीं है, ये है एलिवेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट डिफाइन कैसे होगा, तो इट इज अ कांस्टेंट ऑफ, इट इज अ कांस्टेंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल यानी कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल टू 1, ये यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल टू 1, व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 gram of 1 gram of 1 gram of सॉल्वेंट, 1 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जब 1 मोल आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दो, उस टाइम ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल टू 1 एंड 1 ग्राम डब्ल्यू ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा टी जो है वो इक्वल आएगा के, ठीक है। अब देखिए, अब फॉर फॉर 1 मोल of solute in 100 gram of solution, अगर 1 मोल सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉरी सॉल्यूशन कहाँ लिख रहा हूँ, ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल सब्सटेंस को 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, एक 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, तो ये डेल्टा टी विल बी इक्वल टू के 1 मोल, यानी डब्ल्यू बी इंटू एम बी तो 1 हो गया, और जो वेट है डब्ल्यू ए 100, तो ये मुझे एक और कांस्टेंट देगा जिसका नाम मैं लिखूंगा के डैश, ठीक है। और ये जो के डैश है इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, के डैश मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है, जब 1 मोल सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, उस टाइम पर जो डेल्टा टी होगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू को मैं के डैश कहूँगा, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि के विल बी इक्वल टू 100 टाइम ऑफ के डैश, ठीक है। तो डेल्टा टी वाला जो हमारा फॉर्मूला है, डेल्टा टी इज इक्वल टू के की जगह पे 100 इंटू के डैश इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए लिख सकता हूँ। चलिए, अब ये देखिए, 1 मोल पहले मैंने डिसॉल्व किया 1 ग्राम में, अब सोचिए 1 मोल यानी कितना ज़्यादा सब्सटेंस हुआ, 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है। अब मैं 100 ग्राम में डिसॉल्व करूँगा, 100 ग्राम भी 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई डबल सॉल्ट है, ठीक है, जिसका मोलेकुलर वेट बहुत ज़्यादा है, मोलर वेट बहुत ज़्यादा है, ऐसे सब्सटेंस का 1 मोल डिसॉल्व कराना 100 ग्राम पानी में पॉसिबल ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अब डिफाइन करूँगा एक और कांस्टेंट, ठीक है, जो 1 kg के लिए होगा।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट dissolve 1 मोल सॉल्यूट। अगर 1000 ग्राम सॉल्वेंट 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करे तो यहाँ पे जो डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी 1 के बराबर, और जो वेट ऑफ ए है वो 1000 के इक्वल आएगा। ये एक और कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है के बी, और ये है हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जिसको डिनोट किया जाता है के बी से, और वो है क्या, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए, उस टाइम पर जो डेल्टा टी आएगा वो कांस्टेंट आएगा। वो किसके इक्वल आएगा, तो वो के बी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, यहाँ से दिख रहा है के जो है वो 1000 इंटू के बी के इक्वल, तो 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी, वो ऊपर वाला फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, देखिए याद ना हो जिसको तो यहाँ देख ले, ये वाला फॉर्मूला को ही मैं के की जगह पे सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करता जा रहा हूँ। कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा। इस के की जगह पे अब मैं 1000 इंटू के बी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो गया मेरा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यानी कि डेल्टा टी बी जो है वो इक्वल आएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए के, और इसको कहा जाता है मोलालिटी। याद करिए मोलालिटी का फॉर्मूला, जहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया हो, तो ये मोलालिटी के इक्वल, ये आएगा मोलालिटी के इक्वल। तो बिल्कुल आपने डिराइव कर लिया है आपका ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, जो एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट दे रखा है। तो ये हो गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। चलिए अब यूनिट्स ऑफ के बी के बारे में बात, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के बी के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी, इसका दूसरा नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या आप बोलो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यूनिट, इसके पास यूनिट क्या है, तो के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला एम को उधर भेज दो, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। ठीक है, डेल्टा टी मान लीजिए मैं केल्विन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, टेम्परेचर जो है केल्विन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, और मोलालिटी का आपको पता है मोल पर केजी, मोल पर केजी, केजी ऊपर चला गया, तो ये आएगा यूनिट केल्विन केजी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। टेम्परेचर को अगर आप सेल्सियस में सब्सटीट्यूट करें, डेल्टा टी बी, ये फर्स्ट केल्विन केजी मोल इनवर्स, सेकंड डेल्टा टी बी अपॉन एम, यहाँ पे टेम्परेचर में ले रहा हूँ सेल्सियस में, यहाँ पे आएगा मोल पर केजी, केजी डिवाइड में ऊपर गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आएगा यूनिट सेल्सियस पर केजी इंटू मोल इनवर्स। तो ये है यूनिट्स ऑफ केबी। चलिए थर्ड नंबर सबसे इम्पोर्टेंट,
Kb is a characteristic of, Kb is a characteristic of solvent. कह सकता हूँ it depends upon, it depends upon solvent. क्यों सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है? तो अगर आपने डेरिवेशन में ध्यान दिया है तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ, यहाँ जहाँ मैं डेल्टा पी का जहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल मान रहा हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी के अंदर मैं पी नॉट ले रहा हूँ, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का मोलर वेट, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से जो कांस्टेंट आएगा उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? सॉल्वेंट की है। यानी कि ये जो के बी आया, क्योंकि ये के से निकल कर आ रहा है, ये जो के बी है वो के से निकल कर आ रहा है, इसीलिए इसमें के बी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सॉल्वेंट की होगी। यानी सॉल्वेंट बदला तो आपका के बी भी बदल जाएगा, सॉल्वेंट बदला तो आपका के बी भी बदल जाएगा। के बी जो है ओनली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, मेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा सॉल्वेंट के लिए, और सॉल्वेंट के लिए के बी की वैल्यू सेम रहेगी। उसके लिए मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि के बी इक्वल होता है आर इंटू टी बी का स्क्वायर, आर इंटू टी बी का स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एक्चुअल में ये होता है लेटेंट हीट के इक्वल। अगर डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन यहाँ लिखो ना तो ऊपर मोलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ डेल्टा एच लिखोगे तो ऊपर मोलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ एनसीईआरटी के अंदर ये फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आप लेटेंट हीट लेना, लेटेंट हीट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट यानी कि छुपी हुई हीट, छुपी हुई हीट जो 9th में आप पढ़ते हो, लेटेंट हीट होती है हमारी छुपी हुई हीट। तो ये हो गया हमारा के बी निकालने का एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला। देखिए, अगर लेटेंट हीट दे रखा है तो यहाँ ऊपर मोलर वेट से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर नहीं दे रखा तो याद रखिए डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अगर दे रखा हो तो क्लियरली मेंशन है आर टी बी स्क्वायर इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। एनसीईआरटी में आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा लेटेंट हीट जो है, क्योंकि डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर वेट होती है, क्योंकि लेटेंट हीट ये है लेटेंट हीट। अच्छा, लेटेंट हीट एक बार चेक कर लेना, लेटेंट हीट जो है वो इक्वल होती है डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर वेट के। ठीक है, यहाँ जो चीज़ें दे रखी है वो आपको मैं लिख कर बता दे रहा हूँ क्या है। आर आपको पता है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। टीबी आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका? पर सॉल्वेंट का, ये भी याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एल वी ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब ये दे रखी है तब तो बहुत इजी है, आपको मोलर वेट से मल्टीप्लाई ऊपर नहीं करना। पर अगर यहाँ बात करिए तो यहाँ सेकंड वाले फार्मूला में आर यानी कि गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। टीबी आपको बता दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड एम स्टैंड फॉर मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर
वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन यानी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। जेसन, ठीक है। तो ऐसे केबी को निकाला जाता है। चलिए वाटर के लिए निकालते हैं, चलिए निकालते हैं फॉर वाटर। फॉर वाटर, फॉर वाटर कैलकुलेट, कैलकुलेट केबी if if latent heat of vaporization for water, ये आपको पता होती है फिजिक्स से, 540, 540 दे रखा हो, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट आपको पानी का तो वैसे बताने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में लेना है, केल्विन में, क्योंकि जो गैस कांस्टेंट आप ले रहे हो उसके अंदर केल्विन है, तो टेम्परेचर केल्विन में 373 केल्विन, 0.15 होता है, वो आपको पता है, ठीक है। के भी निकालते हैं पानी के लिए। अच्छा, ये कैलोरी वाली हीट है, ये जो है वो कैलोरी में है, तो आर की वैल्यू कैलोरी में आपको दे रखी होगी 2 कैलोरी पर मोल, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी, मोल इंटू कैलविन, ठीक है। चलिए कैलोरी पर मोल पर कैलविन, तो यहाँ पे के बी विल बी इक्वल टू आर इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन, अपॉन लिखा था 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कैलोरी में दे रखी है, तो के बी विल बी इक्वल टू आर की जगह पे 2, टेम्परेचर 373 रेस टू 2 अपॉन में 1000, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540, तो यहाँ से आपका के भी निकल के आया 0.515। राउंडिंग ऑफ आपको पता है, अगर 5 है, 5 से पहले ओड नंबर, तो राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं इसको 2 में, 0.52, ठीक है। इस साल नीट पर यही वाला क्वेश्चन आ गया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 के अगर अगर ओड ओड नंबर है तो ये वाला नंबर +1 से बदल जाएगा, और अगर यहाँ इवन नंबर 2 3 ऐसा कुछ नंबर दे रखा होता तो ये 0.51 होता। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का एप्लीकेशन करके मैंने दिखा दिया। चलिए, तो ये हो गया के बी कैसे निकालते हैं, के बी है क्या, के बी किस पर डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल एडवांस तक हम पहुंच चुके हैं, जीरो से स्टार्ट किया था। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा टी बी या डेल्टा टी, जो बोलो आप, डेल्टा टी बी लिखो, एनसीईआरटी में टी बी दे रखा है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जितनी है ये वाला एप्लीकेशन आपको याद रखना है। यूजफुल फॉर, फॉर यूजफुल लिख दिया मैंने, यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर वेट ऑफ या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, नोट करके लिख लेना, नोट करके, एप्लीकेबल ओनली, एप्लीकेबल ओनली फॉर, ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, जहाँ हो वहाँ नहीं लगा देना चाहिए वर्ब, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ही लगेगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट कैसे निकालोगे ये तो पता चल गया, डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू
के बी इंटू मोलालिटी लिख दूँ मैं, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी को इस तरफ लाओ, डेल्टा टी बी को इस तरफ लाओ, तो एम बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, यहाँ से हम मोलर वेट किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो भी डाला है उसका निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारे डेरिवेशन अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।